चलिए, तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी निपॉन इंडिया ने अपना एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ। इस बारे में आपको और बेहतर तरीके से जानकारी देंगे, बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे साथी अभिषेक गुप्ता। तो चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। देश का चौथा सबसे बड़ा एएमसी निपॉन इंडिया एक और एनएफओ लेकर आया हुआ है, निपॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ। कल इसका इंडेक्स फंड आया था और आज जो आया हुआ है वो इसका ईटीएफ है। तो अगर इसकी बात करें तो ईटीएफ भी उन्हीं शेयर्स में एक तरह से उन कंपनीज के शेयर्स में निवेश करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत वास्ट, असल में इसका एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे कि उसमें आपकी केमिकल की हो सकती हैं, उसमें फार्मा की हो सकती हैं, उसमें आपकी टेक्सटाइल की हो सकती है। कई सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री होती है उसमें अलग अलग कंपनीज में एक तरह से ये निवेश करेगा। वहीं ये ईटीएफ है तो इसको ईजिली आप शेयर बाजार की तरह, शेयर की तरह उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई रहेगा। वहीं सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 6 अगस्त से 20 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट 26 अगस्त को आपको इसको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 1000 रुपये का इसका मिनिमम निवेश है और 100 रुपये की इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड निल रहेगा। तो यानी कि आपके पास दो हैं ऑप्शंस, एक तरह से ईटीएफ भी होगा इसका और इंडेक्स फंड भी होगा जो निपॉन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करते हुए लेकर आया हुआ है। ओवर टू यू दिव्या एंड हर्ष। जी सर, मेरा आपसे सवाल यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे इस एनएफओ की बात है, इसमें मैं एक और सवाल ऐड ऑन कर देता हूँ सर। अभी मूडीज की रिपोर्ट आई है सर, जो साफ तौर पे ये कहती है जो 50% टैरिफ लगा है ना, उससे मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो 50% तक घट सकती है। भारत के संदर्भ में उन्होंने बात करी है सर। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके खासतौर पर जो फंड्स उससे जुड़े हुए हैं उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, खासतौर पर जो एनएफओ है सर वो किस तरीके से ईटीएफ, जो मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ है, उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो इसको दो तरीके से जवाब देंगे। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है, जो सेक्टर है, उसमें क्या पोटेंशियल है, और एक फिर उसे एक्सटर्नल थ्रेट्स के साथ इवेल्युएट करेंगे जी। तो एक चीज बहुत क्लियर है, कोविड के बाद में और अपनी सरकार का, भारत सरकार का फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। इंडियन इकोनॉमी अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज में आएंगे, और उसका जो किकर है, जो इम्पिटस है, वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आने वाला है। ओके, बिकॉज ऑफ बेटर लेबर, चीप लेबर इन इंडिया। और दूसरा, कोविड की वजह से चाइना +1 का जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला था। तो भारत सरकार का जो फोकस है मेक इन इंडिया की तरफ, और जो हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में हमारी यूएसपी है इन टर्म्स ऑफ चीप लेबर विथ हाई क्वालिटी, ये हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो लोकल कंजम्पशन होता है कि पहले तो हम इंडिया को ही सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो लोकली कंज्यूम हो रहे हैं। दूसरा है, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें यूएस एक बड़ा हिस्सा है। अब यूएस कहता है कि जो भी सामान आप यहां से भेजेंगे उसमें हम 50% टैरिफ लगाएंगे, तो और बाकी आप मान लीजिए फिलीपींस, वियतनाम वगैरह में ड्यूटी जो है वो कम है। तो इंडियंस जब एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में तो वो प्राइसिंग डेफिनेटली ज्यादा होनी है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। और फिलीपींस और वियतनाम से जो आपको सामान मैन्युफैक्चर होकर यूएस में आ रहा है वो टैरिफ कम है, तो उनको प्राइसिंग कम है। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अनकंपेटिटिव हो जाते हैं। हम यूएस को नहीं सप्लाई कर पाएंगे क्योंकि टैरिफ की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे, और उनके पास चीपर ऑप्शन वियतनाम, फिलीपींस, बाकी जगह से मिल सकता है। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग में अगर एक आपका बड़ा मार्केट में आपकी सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग रिवर्स, उसका इंपैक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग पे आना ही है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन गुड साइड क्या है कि भारत सरकार का जो पूरा फोकस है वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जी। तो उसमें मेक इन इंडिया का इतना फोकस है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, ये तो मैंने आपको फायदे और स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स दोनों बता दिए आपको। अब इन्वेस्टर क्या करे? अगेन मैं कहूंगा कि आप फिर कोई भी सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड ना लें। आप एक काम करें, उसे एक डाइवर्सिफाइड फंड में ले लें। फंड मैनेजर को लगता है तो कोई भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग साइड में वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे भी जोड़ लेंगे, कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो वो जोड़ लेंगे। उसके अलावा फिर दूसरे ऑप्शंस भी उनके पास, एएफएमसीजी हो जाता है, आईटी हो जाता है, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो क्यों हम ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी एक स्पेसिफिक थीम या सेक्टर में डालें जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड फंड का ऑप्शन है? ठीक है सर, ओके।
सर इसके अलावा एक चीज़ और कि किस तरीके के निवेशकों को जो है इस एनएफओ के जरिए टारगेट किया जा रहा है? तो देखिए, एक तो है कि फंड हाउस अपना पूरा बास्केट ऑफ ऑफरिंग्स को पूरा करता है। ठीक है, फंड हाउसेस के पास अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बन गए, स्पेशली जो पुराने एएमसीज हैं। तो आप सेबी ने कह दिया कि आपके पास एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, सो हर कैटेगरी में एक एक स्कीम ही हो सकती है। तो वो तो ऑलमोस्ट इनकी पूरी हो गई है। अब हम थीमेटिक और सेक्टर फंड्स वगैरह में देखेंगे तो उधर बहुत सारा ऑप्शंस खुला रहता है कि आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को लाइए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, फिर कल कोई दूसरा थीम या सेक्टर आप जोड़ सकते हैं। तो एज अ फंड हाउस निपॉन इंडिया क्या देख रहा है कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग फंड हमारे इन्वेस्टर्स को ऑफर करना है, तो मैं अपना ऑफरिंग ला रहा हूं मार्केट में। मैं अगर मान लीजिए किसी को मैन्युफैक्चरिंग में करना है, उसे निपॉन फंड हाउस अच्छा लगता है, लेकिन निपॉन मैन्युफैक्चरिंग फंड ऑफर ही नहीं करता, तो वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करेगा। तो एज अ फंड हाउस उनका काम एकदम सही है कि वो अपनी सारी स्कीम्स ला रहे हैं ताकि इन्वेस्टर, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके पास ऑप्शन हो कि वो कोई भी स्कीम चूज करें, वो निपॉन की स्कीम उनके पास होनी चाहिए। अब इन्वेस्टर को ये सोचना है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में डालना है कि नहीं, जिसका जवाब मैंने पहले दे दिया। तो सिंपल पॉइंट है, अपने आप से सोचिए, एनएफओ है उसके लिए इन्वेस्ट करना है, वो अप्रोच सही नहीं है। ठीक है सर। यहाँ पर अब सर आपके हिसाब से, क्योंकि आपने तो बता दिया अपने हिसाब से सोचना चाहिए, लेकिन सर जो निवेशक हैं निवेश करना चाहते हैं तो करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए सर? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं मना करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, वो बेटर रास्ता है रादर देन थीमेटिक या सेक्टर फंड्स। ठीक है सर। चलिए एक बार फिर से, जो आज का हमारा टॉपिक था जिस पर बातचीत हो रही थी, मार्केट डाउन है, किस तरीके से आपको निवेश की रणनीति बनानी है, एक बार फिर से उस पर आते हैं। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या जो है अभी सेक्टर्स हमें डाउन दिख रहे हैं, तमाम जगह हम देखें तमाम इंडेक्स भी नेगेटिव में नजर आ रहे हैं, सर आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर जो है सबसे पहले रिकवरी करता हुआ नजर आएगा? फिर बहुत मुश्किल है दिव्या ये चीज कहना कि कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक एनी सेक्टर दैट केटर्स टू द डोमेस्टिक मार्केट्स, कि हम इंडिया में कंजम्पशन अगर देख रहे हैं कि वो, क्योंकि इंसुलेटेड है ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ, आप जो भी प्रोड्यूस करें इंडिया अगर कंज्यूम कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा आपका मेजर मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही कंज्यूम होता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मुझे एक एवरग्रीन सेक्टर जरूर दिखता है, एफएमसीजी कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर है जी, वो मुझे लगता है कि एवरग्रीन सेक्टर है। राइजिंग इनकम है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है इंडिया में जी, तो ये खर्चा कहाँ हो रहा है? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो एसेंशियल आइटम्स पे जाता है, जो एफएमसीजी हो गया। एक कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड्स हैं कि हम मोटर बाइक्स खरीद रहे हैं, हम मूवीज देखने जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री का जो कैप्चर करता है, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, मान लीजिए एयरलाइंस हो गई हैं, आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जी, तो हम देखेंगे कि राइजिंग इनकम, डोमेस्टिक मार्केट्स, अगर ये थीम कुछ पकड़ता है तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से इंसुलेट हो जाते हैं। ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो हैं इस चीज़ को जानना समझना चाहते हैं कि बाज़ार में जिस तरीके से माहौल हो, क्योंकि सर पैनिक क्रिएट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बाज़ार गिरे और निवेशक जो एकदम से घबरा जाते हैं। अब जिनके पोर्टफोलियो जो है वो साफ तौर पर नुकसान दिखा रहे हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि नहीं अब ये जो स्थिति जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल सकती है, उनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, और ख़ासतौर पर जब बाज़ार में गिरावट का माहौल हो तब कैसे रिव्यू करना चाहिए? तो देखिए, मैं तो ये कहता हूं, हम हमारे क्लाइंट्स के साथ भी ये करते हैं, जब हमारे पास कोई आते हैं, कोई स्टॉक मार्केट के बहुत सारे कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, कोई स्कीम्स कहाँ सुनी पे लिए हुए हैं और अब हमारे पास आए, मान लीजिए, हम ये कहते हैं कि देखिए अच्छी कंपनी है वो भी गिरी हुई है, बुरी कंपनी है वो भी गिरी हुई है, ठीक है। अब मार्केट अगर फिर से चलने लगेगा तो कौन सी कंपनी पहले ऊपर जाएगी, किसको फायदा ज्यादा होगा? जो अच्छी कंपनी है वो रिकवर पहले करेगी, करेक्ट। तो ये एक मौका, आप सोचिए कि जहां आपने गलतियां की थी उसमें से निकल जाइए और एक अच्छी कंपनी में पैसे लगा के रख दीजिए। विच मीन्स अगर कोई स्कीम्स आपने, अगर म्यूचुअल फंड पार्लांस में बात करें, आपने ऐसी कोई सेक्टर फंड, स्मॉल कैप्स, ऐसा कोई ऐसी कुछ भी आपने तेजी के मार्केट में ले लिया था और अब उसमें नुकसान हो रहा है, तो उसमें से निकल जाइए और एक अच्छे फंड में चले जाइए जो लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप टाइप का स्कीम है। तो सेक्टर थीमेटिक में जहां अटके हुए हैं वहां से निकलिए और एक डाइवर्सिफाइड फंड में चले जाइए, ताकि जब मार्केट बदलेगा, जब रुख बदलेगा, तब पहले अच्छी चीज ही ऊपर जाएगी।
जी बिल्कुल। तब आपका लॉस में से बाहर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बेटर होगा। उसी तरह अगर आपने शेयर खरीदे हुए, डायरेक्टली कोई शेयर्स खरीदे हुए, कहा सुनी में पेनी स्टॉक्स वगैरह ले रखे हैं आपने, तो आप उसमें से अभी निकल जाइए और अच्छी ब्लू चिप ए ग्रुप कंपनीज में खरीदिए, ताकि जब मार्केट की चाल बदलेगी तो पहले अच्छी कंपनियां चलने चालू करेगी। ये नहीं कि लॉस अवर्शन की वजह से कि भाई मेरा एक बार पैसा लगा है, जब तक कैपिटल वापस नहीं आएगा मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं होता। किंगफिशर एयरलाइन एक एग्जांपल, एक टाइम की बहुत अच्छी एयरलाइन थी, तो भाव अभी गिर गिर के एक्स प्राइस पे, मतलब मान लीजिए कि 0 वैल्यू हो गई है अभी, अब आप बोलेंगे कि वो 100-200 रुपए का भाव आएगा तो ही निकलूंगा मैं, 20 साल रुकने को तैयार हूं। हमने लॉन्ग टर्म की बात की, मैं 10 साल रुकने को तैयार हूं, लेकिन शेयर मार्केट में 10 साल रुकना इज नॉट द, कंपनी बंद हो गई तो कुछ भी नहीं हो सकता, 10 साल रुकेंगे तो भी पैसे नहीं बनने वाले। तो अभी आप ऐसा करिए कि मार्केट गिरा हुआ है, अपनी गलतियां सुधार लें, जो बुरी सेक्टर्स में थे उसमें से निकल के अच्छे सेक्टर्स में, अच्छी कंपनीज में, अच्छे फंड्स में चले जाइए, ताकि जब मार्केट रिकवर करे आपका लॉस रिकवर होने का चांसेस उसमें ज्यादा है। ठीक है सर। इसके अलावा आपने बोला कि अभी गिरा हुआ है मार्केट तो शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद पेशेंस रखिए, मार्केट जब रिकवर करेगा तो आपका पैसा भी साथ में ग्रो होगा। सर लेकिन एक सर मंत्र बता दीजिए कोई निवेशकों को कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे लमसम के जरिए हो या फिर सिप के जरिए हो, उसमें वो लंबी अवधि तक बने रहें। देखिए, आपको पेशेंस रखना होगा। मैं एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उदाहरण में क्यों इतने इस शो में इतने उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम कोई अनरिलेटेड एग्जांपल लेते हैं तो शायद लोग रिलेट ज्यादा बेटर कर पाते हैं। तो आपने मान लीजिए एक पौधा लगाया, एक अपने बगीचे में, अपने घर के सामने आंगन में आपने एक पौधा लगाया है, जो एक छोटा सा पौधा, अभी तो एकदम छोटा सा, आपने बीज बोया था और छोटा सा पौधा निकला है। अब ये पौधा इतना कमजोर होता है कि तेज हवा आएगी तो भी खराब हो जाएगा, आप उस पर पैर रख देंगे तो भी खराब हो जाएगा, राइट। आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसे गमले में रखते हैं, एक साइड में एक फेंस बनाते हैं, प्रोटेक्ट करिए, और जब ये बड़ा होके एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, ओके, तब उसकी जड़ें भी मजबूत हो जाती है, उसके ट्रंक्स मजबूत हो जाते हैं, और फिर वो आजीवन आपको उसका फल देगा। तो उसी तरह जब ये छोटा पीरियड है, जब ये छोटी सी पौधे के रूप में आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जर्नी अभी शुरू की है जी, इसे 10 साल दीजिए, इसे एक बड़ा पेड़ बनने दीजिए। जब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे फिर पैसे आपके मल्टीप्लाई होते हैं। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जब वो बोलते हैं ना, मार्केट देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसके लिए 10 साल आपको रुकना होगा, पेशेंस रखना होगा, उसे एक बड़ा झाड़ बनने दीजिए, एक वृक्ष बनने दीजिए। फिर उसके बाद मार्केट की वोलेटिलिटी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो को, और फिर वो आपको आजीवन आपको फल देगा उससे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही ब्यूटीफुली सर आपने एक एक एग्जांपल जो दिया मुझे लगता है बहुत काम का है, और ना सिर्फ निवेशकों के लिए बल्कि हम लोगों के लिए भी जो आप जैसे दिग्गज को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आज का जो शो है पूरा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप एक चीज़ को समझिए कि बाजार चाहे ऊपर हो या फिर नीचे, निवेश का जो सही मंत्र है वो है अनुशासन, सिप से दूरी नहीं बल्कि समझदारी है ज़रूरी। बिल्कुल, और लमसम के लिए ये गिरावट एक मौका हो सकती है, जैसे कि सर ने बोला, लमसम हो चाहे सिप भी हो, आपको पैसा आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो जब मार्केट रिकवर होगा आपका पैसा भी ग्रो होता हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी जो कुछ भी आपको टिप्स मिली हैं उनको जो है प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट करिए तो आपको और बेहतर निवेश आपका नज़र आएगा होता हुआ। इसके अलावा आज का शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ हमारे साथ इसी तरीके से 4 से 5 सिप की टिप में जुड़ते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को इसी वक्त इसी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।